back to my YouTube channel. So today we are going to start with a new chapter of history, that is displacing indigenous people. So indigenous people का क्या मतलब है? Original inhabitants of that particular place, यानी कि उस जगह पे जो रहते हैं लोग पहले से, यानी कि वो प्लेस उन्हीं की है, तो उन लोगों को हम इंडिजिनस पीपल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की बात करती हूँ. इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, वो कहीं और से आए थे, इंडिया उनकी कंट्री नहीं थी, वो इंडिया के रहने वाले नहीं थे, तो उन्हें हम इंडिजिनस पीपल नहीं कह सकते. जो हमारे इंडिया में जो पहले से लोग रहते आ रहे हैं, इंडिया जिनकी कंट्री है ओरिजिनली, उन लोगों को हम इंडिजिनस पीपल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहने वाले हैं हम, और इंडिया के ही हैं, हमारे जो एंशिएंट एंसेस्ट्रल्स थे वो भी यहीं के थे, तो हम इंडिजिनस पीपल हैं इस एरिया की. समझ आया? As you know that after 16th century, many European countries explored the world and started to settle down in different parts of the world. 16th century के बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ ने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा. आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो पहले हमें पता नहीं था कि एग्जिस्ट करती है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी को नहीं पता था कि ये सच में एग्जिस्ट करती हैं. तो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया और नई नई कंट्रीज़ मिली, और उन्हीं कंट्रीज़ में उन लोगों ने सेटल करना स्टार्ट कर दिया. सो ये नई कंट्रीज़ जो थी वो इन यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ बन गई. मतलब ये कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था, इन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों को इफ़ेक्ट करा, यानी कि नेटिव्स. अमेरिका में जो रियलिटी में जो रहते थे लोग, जो जिनका अमेरिका पहले से था, उनको हम नेटिव्स बोलेंगे, इंडिजिनस पीपल बोलेंगे अमेरिका. ठीक है. तो अब यूरोपियन लोगों ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया उस एरिया के ऊपर, तो उन नेटिव्स की ज़िंदगी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा. उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूरोपियन सेटलर्स ने नेटिव लोगों को परेशान किया है, कैसे इफ़ेक्ट करा है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. तो बेसिकली हमें इतना सब कुछ कैसे पता चला कि भाई अमेरिका में ऐसा हो रहा था नेटिव्स के साथ. तो देखो, जैसे महाभारत की हम बात करें या रामायण की हम बात करें, इसके बारे में हमारे पास कोई रिटन सबूत नहीं थे. हमें अपने एंसेस्टर्स से पता चला, वो बोल के बताते थे कि भाई ऐसा होता था पहले, तो इसी को हम ओरल हिस्ट्री बोलते हैं. सिमिलरली नेटिव्स की ओरल हिस्ट्री एक सोर्स थी. सेकेंडली उनके द्वारा लिखी गई हिस्टोरिकल वर्क्स या फिक्शनल वर्क्स हमें मिले हैं, और बहुत सारे नेटिव आर्ट की गैलरीज और म्यूज़ियम्स भी हैं जिनसे हमें इस चीज़ का पता चला है. इस चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसका पता चला है. अब यूरोपियन एम्पेरियलिज्म का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें रिच और पावरफुल कंट्रीज़ अपने पावर को बढ़ा लेती हैं, यानी कि वो पुअर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेती है. दैट सिस्टम इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म. समझ में आया? अब क्या हुआ 16th सेंचुरी के बाद, जब नए एरियाज़ डिस्कवर हुए, अमेरिका डिस्कवर हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या करा, वहाँ पे जाके सेटल होने लगे, उस एरिया को कंट्रोल करने लगे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. पूरी तरीके से यूरोपियन लोगों का ही वहाँ पे इम्पीरियलिज्म चलता था. सबसे पहले स्पेन और पोर्चुगल ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी अमेरिका में. समझ में आया? लेकिन 17th सेंचुरी के बाद फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये भी बहुत पावरफुल बन गए, और इन्होंने भी अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में. प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ड्रॉव पीपल टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज़, और इनकी कॉलोनीज़ बनाने का मेन मकसद था प्रॉफिट. ये ट्रेड के लिए जाते थे, वहाँ से वो अपने गुड्स खरीदेंगे बहुत सस्ते रेट पे और अपनी कंट्री में आके बेचेंगे. सिर्फ वो प्रॉफिट चाहते थे. बहुत ग्रीडी नेचर के थे यूरोपियन पीपल. नेचर ऑफ द कंट्रोल ऑन कॉलोनी वैरिड, लेकिन अलग अलग तरीके से वो कंट्रोल करते थे. देखो, अमेरिका के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग यूरोपियन कंट्री ने राज किया, लेकिन उनके कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग था, उनके कॉलोनीज़ बनाने का तरीका अलग अलग था. ठीक है. ट्रेडिंग कंपनीज बिकेम पावरफुल इन साउथ एशिया. साउथ एशिया की हम बात करें तो वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज पॉलिटिकली पावरफुल हो गई. इंडिया भी जो है साउथ एशिया में ही आता है. इंडिया में भी ध्यान से हम देखें तो किसी कंट्री ने कंट्रोल नहीं कर रखा था, बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि बहुत पॉलिटिकली पावरफुल हो गई थी. दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी.
इन कंपनीज ने लोकल रूलर्स को हराना शुरू कर दिया और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपने हाथों में ले लिया। दे ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस, और इन्होंने अपने लिए टैक्सेस भी कलेक्ट करे। इन्होंने रेलवेज बनाए ताकि ये अपने ट्रेड को आसान कर सके। दे एक्सकेवेटेड माइंस एंड एस्टेब्लिश्ड बिग प्लांटेशंस, इन्होंने माइंस को एक्सकेवेट करना शुरू कर दिया, बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस इन्होंने लगाए। अफ्रीका को भी बहुत सारी कॉलोनीज में बांट दिया गया था, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने अपने हिस्से में अफ्रीका को एज अ कॉलोनी ले लिया था। नॉर्थ अमेरिका जियोग्राफिकल लोकेशन, अब हम नॉर्थ अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ क्या लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक फैला हुआ है, पैसिफिक से अटलांटिक ओशन तक, ठीक है। वेस्ट साइड में हम बात करें तो रॉकी माउंटेन्स की एक चेन है और सियरा नेवादा माउंटेन्स भी है। टू द ईस्ट ग्रेट प्लेन्स, और ईस्ट में है ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट लेक्स एंड द वैलीज ऑफ मिसिसिपी एंड द ओहियो एंड द अपैचियन माउंटेन्स। तो ये सब कुछ कौन सी साइड में लोकेटेड है? ईस्ट में लोकेटेड है। सो बेसिकली ये मैप है नॉर्थ अमेरिका का। यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स। ये है ग्रेट प्लेन, आपको दिख रहा होगा। सियरा नेवादा भी है यहाँ पे, सियरा मैद्रा। अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, पैसिफिक ओशन एंड ये है ग्रेट प्लेन्स, ये है सियरा नेवादा। यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स। मैं आपको छोटा कर लेती हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। In the South Mexico, while in the north there is Canada country, 40% of Canada is covered with forest. South Mexico की बात करें तो वहाँ पर नॉर्थ में कनाडा कंट्री है और कनाडा का 40% फॉरेस्ट से कवर्ड है। ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं बहुत लार्ज स्केल में यूएसए में और कनाडा में। द एरिया ऑल्सो फेमस फॉर वीट, कॉर्न, फ्रूट एंड फिशिंग। ये जो एरिया है वो वीट, कॉर्न, फ्रूट और फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। माइनिंग इंडस्ट्री एंड extensive agriculture have been developed here by immigrants from Europe, Africa, China since 200 years ago. 200 साल पहले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का वर्क जो है, माइनिंग, एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हो चुका है यूरोप से, अफ्रीका से और चाइना से जो लोग आए थे उनके द्वारा। बट इट अफेक्टेड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लेकिन इससे जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के असलियत में जो लोग हैं, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे थे। सो नेटिव पीपल, तो बेसिकली नेटिव पीपल भी तो कहीं से आए होंगे बहुत सालों पहले, सब कहीं पे तो ह्यूमंस थे नहीं, तो धीरे धीरे माइग्रेट हुए थे ना ह्यूमंस। तो वो नेटिव पीपल कहाँ से माइग्रेट होके आए थे इतने सालों पहले, तो वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले नेटिव पीपल्स माइट हैव कम फ्रॉम एशिया, ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ अमेरिका में रहने वाले नेटिव लोग एशिया से आए हैं एक लैंड ब्रिज के थ्रू बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए 30,000 साल पहले। द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका, अमेरिका में सबसे पुराना हिस्टोरिकल एक सबूत जो है वो मिला है, वो है एक एरो पॉइंट, जो तीर का आगे का हिस्सा होता है वो मिला था, जो लगभग 11,000 साल पहले का माना जाता है। दे लिव्ड इन ग्रुप्स अलोंग द रिवर वैलीज, वो रिवर वैलीज के पास ग्रुप्स में रहा करते थे। दे एट फिश एंड मीट, वो फिश और मीट खाते थे, बाइसन का मीट खाते थे, एक तरह की बेफेलो है जो वहाँ पर मिलती थी। एंड कल्टिवेटेड वेजिटेबल एंड मेज, और वो वेजिटेबल्स उगाते थे और मेज उगाते थे। दे डिड नॉट डेवलप किंगडम्स और एम्पायर्स, वो कोई किंगडम्स और एम्पायर्स में नहीं रहते थे, उन्होंने कोई किंगडम्स और एम्पायर्स नहीं डेवलप करे थे। दे ऑल्सो डिड नॉट फील एनी नीड टू ओन लैंड, और वो ऐसा भी नहीं समझते थे कि उन्हें कोई लैंड ओन करना चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी लैंड को ओन करने की उनके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली लोग थे, बिल्कुल भी ग्रीड नहीं थी उनके अंदर। दे फॉर्म्ड अलायंसेस एंड फ्रेंडशिप एंड एक्सचेंज गिफ्ट, वो अलायंसेस बना लेते थे, यानी कि वो संघ बना लेते थे, ग्रुप्स बना लेते थे, फ्रेंडशिप करते थे वो और अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे। यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ चाहिए तो वो उसे गिफ्ट के तौर पे दे देते थे। बहुत फ्रेंडली नेचर के थे, बहुत अच्छा नेचर माना जाता था नेटिव लोगों का। न्यूमरस लैंग्वेज वर स्पोकन बट देयर वर नॉट रिटन डाउन, मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी लेकिन कोई भी लैंग्वेज लिखी नहीं जाती थी।
दे वर स्किल्ड क्राफ्ट पीपल, वो स्किल्ड क्राफ्ट पीपल थे, यानी कि वो बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल टेक्सटाइल बनाते थे, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट की उन्हें नॉलेज थी। दे कुड अंडरस्टैंड क्लाइमेट एंड डिफरेंट लैंडस्केप्स, वो क्लाइमेट को समझ सकते थे, लैंडस्केप की भी वो समझ रखते थे। एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस, तो अब हम देखेंगे कि कैसे वो यूरोपियंस के साथ आमने सामने आए, कैसे उन्होंने यूरोपियंस को फेस किया। सो बेसिकली हमें पता है यूरोपियंस बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा क्रूल भी थे, लेकिन जबकि नेटिव लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे। सो फ्रॉम 17th सेंचुरी द यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्टेड टू कम इन अमेरिका, 17th सेंचुरी से यूरोपियन ट्रेडर्स ने अमेरिका आना स्टार्ट कर दिया फिश और फर की ट्रेडिंग के लिए। दे एनकाउंटर्ड विद द नेटिव इन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट पे नेटिव लोगों से मिले। आफ्टर अ डिफ़िकल्ट 2 month वॉयज, एक बहुत मुश्किल 2 महीने की वॉयज के बाद, वॉयज का मतलब क्या होता है, सी जर्नी, सी से 2 महीने तक वो ट्रेवल करके आ रहे थे, उसके बाद वो नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ कोस्ट पे नेटिव लोगों से मिले यूरोपियंस। Here the native welcome these people have the friendly nature, तो यहाँ पर नेटिव लोगों ने बहुत फ्रेंडली नेचर के साथ उनको वेलकम किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वही उनके आने वाले दुश्मन थे। Here the native welcome these people with the friendly nature, ठीक है। French people found that native held regular gatherings to the exchange their local products and food items. फ्रेंच लोगों ने देखा कि भाई ये नेटिव लोग तो रोज़ गैदर होते हैं एक दूसरे के साथ खाना एक्सचेंज करने के लिए या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करने के लिए। द नेटिव ऑल्सो एक्सचेंज लोकल प्रोडक्ट्स, ये लोकल प्रोडक्ट्स भी एक्सचेंज करते थे यूरोपियन के साथ इन रिटर्न फॉर ब्लैंकेट्स, और बदले में यूरोपियन इन्हें ब्लैंकेट, आयरन वेसल, गन्स और अल्कोहल देते थे, जो कि ये नेटिव लोगों के लिए नई चीज़ें थी। सून नेटिव्स एडिक्टेड टू अल्कोहल, बहुत जल्दी नेटिव्स को अल्कोहल, टबैको, इन चीज़ों की लत लग गई थी। सो यूरोपियंस डिक्टेटेड द टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसीलिए यूरोपियंस के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन चीज़ों का ट्रेड करना शुरू कर दिया। कंपैरेटिव स्टडी अमंग अमेरिकन नेटिव्स एंड यूरोपियंस, अब हम देखेंगे कि अमेरिकन के बीच में, अमेरिकन नेटिव्स के बीच में और यूरोपियंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अमेरिकन नेटिव्स वर रेफर्ड एज अनसिविलाइज्ड बाय यूरोपियंस, यूरोपियंस मानते थे कि भाई अमेरिका में जो नेटिव्स रहते हैं ये अनसिविलाइज्ड है, ये असभ्य हैं। यूरोपियंस अपने आप को सिविलाइज्ड मानते थे कि भाई हम तो सभ्य लोग हैं। फॉर द नेटिव्स द थिंग्स विच दे एक्सचेंज विद यूरोपियंस वर कॉल्ड एज गिफ्ट, नेटिव्स के हिसाब से वो सोचते थे कि जो भी वो यूरोपियंस के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं वो गिफ्ट्स बोलते थे उन चीज़ों को, लेकिन यूरोपियन के लिए गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ उन चीज़ों को अपने प्रॉफिट के लिए बेचते थे। नेटिव्स वर नॉट अवेयर ऑफ मार्केट, नेटिव्स को मार्केट के बारे में नहीं पता था, यूरोपियंस अपने सारे गुड्स को यूरोपियन मार्केट में प्रॉफिट के लिए बेचा करते थे। नेटिव्स वर नॉट हैप्पी विद द ग्रीड ऑफ यूरोपियंस, नेटिव लोग खुश नहीं थे यूरोपियंस की ग्रीड की वजह से, लेकिन यूरोपियंस ने सारे जंगलों को खेतों में तब्दील कर दिया अपने प्रॉफिट के लिए। अमेरिका गए और उन्हीं के जंगलों को काट दिया, कॉर्नफील्ड्स बना दिया अपने प्रॉफिट के लिए। यानी कि इससे पता चलता कि यूरोपियंस कितने ज़्यादा ग्रीडी थे, वो बिल्कुल वी कैन से ऑपोजिट थे नेटिव लोगों के। नेटिव्स वर अफ्रेड दैट एनिमल्स वुड टेक रिवेंज फॉर दिस डिस्ट्रक्शन, नेटिव लोगों का मानना था कि भाई एनिमल्स इस चीज़ का बदला लेंगे हमसे, क्योंकि हम ये सारे डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। दे स्लॉटर्ड हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स फॉर फर्स, लेकिन जो यूरोपियंस थे उन्होंने 100 लगभग बीवर्स को मार दिया। बीवर्स बेसिकली एक तरह के वी कैन से बियर्स हैं, फर के लिए उन्हें मार दिया था। यूरोपियंस बहुत ज़्यादा क्रूल नेचर के थे। यूरोपियन कम टू अमेरिका, अब यूरोपियंस अमेरिका आए थे। इनिशियली द यूरोपियन ट्रेडर्स केम इन अमेरिका, बट आफ्टर दैट द कॉमन पीपल ऑल्सो कम हेयर इन सर्च ऑफ न्यू, पहले यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे अमेरिका में, लेकिन धीरे धीरे लोकल यूरोपियंस भी धीरे धीरे अमेरिका में आने लगे, बसने लगे, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई अमेरिका में उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ कारणों की वजह से। पीपल लेफ्ट यूरोप ड्यू टू द रिलीजियस रियोट्स अकर ड्यूरिंग दैट टाइम, लोगों ने यूरोप को छोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि यूरोप में रिलीजियस रियोट्स चल रहे थे, यानी कि रिलीजन के बेस पे दंगे चल रहे थे उस टाइम पे। इसीलिए लोगों ने सोचा कि भाई चलो अब हम अमेरिका में जाके बसते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके बसते हैं। मेनी यंगर सन्स कुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स,
और एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन और फ्रांस में जो यंगर सन्स थे यानी कि छोटे बेटे थे वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो लैंड के चक्कर में अमेरिका आने लगे। मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर लैंड टू बिग फार्मर्स इन मेनी कंट्रीज ऑल्सो कम हेयर। जिन लोगों ने अपने लैंड को गंवा दिया, बड़े फार्मर्स के पास जिनके लैंड चले गए, वो लोग भी यहाँ पे आने शुरू कर दिया उन लोगों ने। पीपल ऑल्सो कम हेयर टू गेट मोर प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स। लोग यहाँ पर इस चक्कर में भी आए कि भाई वहाँ पे जाके हम नई तरह की क्रॉप्स उगाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका। अब दीज न्यू सेटलर्स ऑक्यूपाइड द वेकेंट लैंड। अब जो लैंड खाली पड़ा था, ये जो नए नए सेटलर्स आए इन्होंने धीरे धीरे इस लैंड को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया और फॉरेस्ट को भी काटना शुरू कर दिया अपने फार्म्स के चक्करों में। ओवर द नेक्स्ट 100 years दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर मोर टेरिटरी बाय परचेज और वॉर टू रीच देयर प्रेजेंट साइज। सो बेसिकली प्रेजेंट में अमेरिका बहुत बड़ा है, तो आपने देखा भी होगा मैप्स वगैरह में। तो अगले 100 सालों में क्या हुआ, इन सेटलर्स ने धीरे धीरे इस टेरिटरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया ज़मीन को, या फिर वी कैन से इन्होंने छीन लिया नेटिव लोगों से ज़मीन को। लाइक लुजियाना फ्रॉम फ्रांस एंड अलास्का, जैसे कि फ्रांस से लुजियाना जो पार्ट था, लैंड पार्ट, वो छीन लिया गया था 1803 में। अलास्का छीन लिया गया था रशिया से 1867 में। ये अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पहले ये रशिया का था, ये छीन लिया गया था। सदर्न यूएसए वॉज वॉन फ्रॉम मैक्सिको इन वॉर, और जो सदर्न यूएसए का पार्ट है वो मैक्सिको से जीता गया था वॉर के दौरान। स्लेवरी सिस्टम क्या था और वो हम देखने वाले हैं अब। यूरोपियंस एस्टेब्लिश मिनी फार्म्स एंड प्लांटेशन इन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ यूएसए। यूरोपियंस ने बहुत बड़े बड़े फार्म्स और प्लांटेशंस लगाए थे यूएसए में। दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर। उन्होंने लेबर की शॉर्टेज महसूस करी, इसलिए उन्होंने स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट करवा दिया था। उन्होंने स्लेव्स को खरीदना शुरू कर दिया अफ्रीका से। द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए आर्ग्यूड फॉर एंडिंग स्लेवरी। अब जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे यूएसए की, उन्होंने इसके रिगार्डिंग कदम उठाए कि भाई स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। दे कंडेम्ड इट एज ए इन ह्यूमन प्रैक्टिस, क्योंकि वो उसे इन ह्यूमन प्रैक्टिस मानते थे कि भाई ये ह्यूमन के खिलाफ है। प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स, जो एंटी स्लेवरी ग्रुप्स थे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे स्लेवरी सिस्टम के अगेंस्ट। लेड टू बैन ऑन स्लेव, जिसकी वजह से स्लेव ट्रेड के ऊपर बैन कर दिया गया। लेकिन द अफ्रीकन हू वर इन यूएसए रिमेन स्लेव्स एज दैट देयर चिल्ड्रन। लेकिन जो यूएसए में रहने वाले अफ्रीकन्स थे, जो यूएसए में अफ्रीकन्स लाए गए थे लेबर के तौर पर, स्लेव्स के तौर पर, उन्हें स्लेव्स ही रखा गया एज डिड देयर चिल्ड्रन, और उनके आने वाले बच्चों को भी। In 1861 to 65, a civil war broke out in which northern states want to abolish slavery. 1861 से लेके 65 तक एक सिविल वॉर चली, यानी कि अमेरिका के अंदर ही एक वॉर चली, जिसके वजह से नॉर्दर्न स्टेट ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। ठीक है। इट वॉज ओनली इन 20th सेंचुरी दैट अफ्रीकन अमेरिकन वॉन द बैटल ऑफ सिविल लिबर्टीज। ऐसा 20th सेंचुरी में ही हुआ था कि अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उन्होंने सिविल लिबर्टीज की बैटल को जीत लिया था। अब हम देखेंगे नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका लूज देयर लैंड। कैसे नेटिव लोगों ने अपना लैंड गंवा दिया था, कैसे वो डिस्प्लेस कर दिए गए थे। यूएसए में नेटिव्स को फोर्स किया जा रहा था, ट्रीटी साइन करवाई जा रही थी कि भाई तुम अपना लैंड बेचो और यहाँ से निकलो। दे वर चीटेड बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग लेस। उन्हें चीट कर लिया जाता था कि भाई लैंड तो ज़्यादा ले लिया लेकिन पैसे बहुत कम दिए जाते थे उन्हें। द नेटिव्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड। नेटिव्स से उनका लैंड छीन लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, चिरोकी ट्राइब इन जॉर्जिया वॉज गवर्न बाय स्टेट लॉज बट कुड नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। चिरोकी ट्राइब थी जॉर्जिया में, वो नेटिव लोग थे, उन्हें स्टेट के लॉज से ही गवर्न किया जाएगा लेकिन उन्हें कोई राइट नहीं दिया जाएगा। ऐसा उनका मानना था कि भाई गवर्न तो हम ही करेंगे, गवर्नमेंट ही गवर्न करेगी, लेकिन तुम्हें राइट कोई नहीं देंगे। द जजमेंट बाय यूएस चीफ जस्टिस। अब एक जजमेंट पास करी यूएस के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो चिरोकीज हैं ये एक अलग तरह की कम्युनिटी है, ऑक्यूपाइंग इट्स ओन टेरिटरी। इन दिस लॉ ऑफ जॉर्जिया हैड नो फोर्स, कि भाई अब इनका खुद का ही टेरिटरी है, इनके ऊपर हम कोई लॉ नहीं लगा सकते, इनके ऊपर हम कोई लॉ फोर्स नहीं कर सकते। यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द चीफ जस्टिस जजमेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट थे यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने मना कर दिया इस जजमेंट को एक्सेप्ट करने से। ठीक है। इन्होंने ऑर्डर कर दिया यूएस आर्मी को कि भाई इन चिरोकीज को इनके लैंड से हटा दो और यहाँ से भगा दो।
दे वर ड्राइवन आउट टू ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट। अब इन्होंने कितना बुरा करा यूरोपियंस ने, एक तो नेटिव्स की जगह पे आके कब्जा कर लिया और ऊपर से उन्हें ही भगा रहे हैं। इन्होंने नेटिव लोगों को ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में खदेड़ दिया, भगा दिया। अबाउट 15,000 पीपल वर फोर्स्ड टू मूव एंड ओवर अ क्वार्टर डाइड अलोंग द ट्रेल ऑफ टीयर्स। 15,000 लोग जो थे वो वहाँ से भगा दिए गए थे और लगभग एक क्वार्टर जो है वो उनका मर गया था। और इसे ट्रेल ऑफ टीयर्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके खुद के लैंड से उन्हें हटा दिया गया है, वो सभी रोते हुए जा रहे थे और इसी वजह से बहुत सारे लोग भी मर गए थे। Those who occupied the lands of tribes called natives as lazy, not skilled, not learning English or dressing properly, they deserve to die out. लोगों का मानना था, यूरोपियंस का मानना था कि ट्राइब्स को कोई अधिकार नहीं है लैंड पे रहने का, क्योंकि वो लेजी है, उन्हें किसी चीज़ का स्किल नहीं है, वो इंग्लिश भी नहीं जानते, उन्हें ड्रेस करने की सेंस नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। दे डिजर्व टू डाई आउट, ऐसा यूरोपियंस कहते थे। दे वर कंसनट्रेटेड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड रिजर्वेशन। अब क्या होता था, इन्हें बहुत छोटे छोटे एरिया में, सफोकेटेड एरियाज में भेज दिया जाता था, कंसनट्रेटेड एरियाज में भेज दिया जाता था जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता था। देयर वर अ सीरीज ऑफ रेबिलियंस फ्रॉम 1865 टू 1890। 1865 से लेके 1890 के बीच में बहुत ज़्यादा रेबिलियंस देखने को मिले। द यूएस आर्मी क्रश्ड ऑल दीज रेबोट्स। लेकिन यूएस आर्मी ने इन सभी चीज़ों को क्रश कर दिया, अनदेखा कर दिया, वी कैन से। अब ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसके बाद वी विल एंड द वीडियो। द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। गोल्ड रश क्या था और कैसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई वो हम देख लेते हैं। ट्रेसेस ऑफ गोल्ड लेड टू गोल्ड रश। अब यूरोपियंस तो प्रॉफिट के लिए आए थे, उन्हें गोल्ड से मतलब था, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, तो गोल्ड के चक्कर में गोल्ड रश शुरू हो गई थी 1840s में कैलिफोर्निया में। अ लॉट ऑफ यूरोपियंस हरिड टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग अ क्विक फॉर्चून। अब क्या था, जो यूरोपियंस थे वो जल्दी से अमेरिका में भाग लिए ताकि वो जल्दी से अपना फॉर्चून बना सके, अपना भाग्य बना सके, गोल्ड पा सके। द गोल्ड रश लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब गोल्ड रश के चक्कर में रेलवे लाइन्स बन गई थी कॉन्टिनेंट में ताकि वो गोल्ड जल्दी से अपनी कंट्री में लेके जा सके, गोल्ड का ट्रेड कर सके। इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज डेवलप टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट। और इसी चक्कर में इंडस्ट्रीज बना दी गई ताकि रेलवे के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया जा सके नॉर्थ अमेरिका में। इन ऑर्डर टू मेक लार्ज स्केल फार्मिंग मशीनरी प्रोड्यूस्ड। बहुत स्केल में फार्मिंग करने के लिए भी मशीनरी बनाई गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड फैक्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई जिसके वजह से टाउन्स बसे धीरे धीरे फैक्ट्रीज में डेवलपमेंट देखने को मिला। बाय 1890 द यूएसए एमर्ज्ड एज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। 1890 में यूएसए सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर माना जाता था पूरी वर्ल्ड में। सो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द विंड्स ऑफ चेंज, ये टॉपिक रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई वुड लास्टली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।